तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि वेक्टर्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर का। इसके बाद हम सीख जाएंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। बस ये चार चीजें हमें सीखनी थी, तो हमें समझो कि वेक्टर का अलजेब्रा पूरा आ गया। तो बच्चों आज हम पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला केस आएगा, हम पहला स्टेप केस नंबर 1 पढ़ेंगे कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। मल्टीप्लाई वेक्टर बाय ए, चलो पहले रियल नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखते हैं हम कि मल्टीप्लाई वेक्टर बाय ए रियल नंबर, मतलब कि वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। मान लीजिए बच्चों कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, मान लीजिए 5 से। तो जो मेरे पास नया क्वांटिटी आएगी बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी ही वापस आएगी और जो थी वही वापस आएगी। जैसे मतलब कि आंसर आएगा 5a वेक्टर। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो वेक्टर था मेरा, इस वेक्टर की मान लीजिए पहले आप ले लीजिए लेंथ मान लीजिए इतनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी वही की वही रहेगी जो आपकी पहली डायरेक्शन थी, और वेक्टर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपके पास एक फोर्स है, तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वापस आपको फोर्स ही मिलेगी, और लेकिन फर्क क्या होगा कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहली फोर्स से 5 गुना ज्यादा होगा, मतलब कि लेंथ उसकी 5 गुना ज्यादा होगी। अब बच्चों मान लीजिए कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर को -5 से, तो फिर दोबारा वही होगा, इसका आंसर आ जाएगा -5 इंटू ए वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लंबाई जो लेंथ होगी फिर दोबारा 5 गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना लंबाई लेंथ इसकी फिर दोबारा बढ़ जाएगी, लेकिन माइनस साइन से शो करेगा इसकी डायरेक्शन जो होगी इस वेक्टर की वो ए वेक्टर के अपोजिट होगी। मतलब ए वेक्टर अगर ऐसे था तो 5a जो -5a वेक्टर है वो इसके अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड फिर भी उसका 5 गुना ही बढ़ेगा। अब बच्चों मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है, उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर 0 वेक्टर आ गया। जी आपको ध्यान रखना कि मतलब कि जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड टोटली 0 हो जाए। ये होगी बात बच्चों कि अगर एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब हम सीखेंगे कि अगर केस सेकंड कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि देन वी गेट ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी, वी गेट ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर क्या फर्क होगा कि अगर आपने वेक्टर को
स्केल, ये भी स्केलर ही होता है नंबर। अगर आपने नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्वांटिटी वही रहेगी, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पहली वेक्टर क्वांटिटी वो खत्म होकर एक नई वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। आओ समझे इस बात को। मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं मास से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो नई बन जाएगी एम ए बन जाएगा मेरे पास। अब एम ए क्या होता है? एम ए होता है फोर्स। मतलब कि जब मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी आ गई एम ए, मतलब कि फोर्स बन गई। तभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको एक नई वेक्टर क्वांटिटी आएगी। जैसे फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैंने स्केलर क्वांटिटी टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम बच्चों क्या होता है? इंपल्स। तो वो देखिए एक नई वेक्टर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। जैसे आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप एक स्केलर क्वांटिटी मास से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी। ये हो गया मोमेंटम। तो मोमेंटम देखिए एक और नई वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। यस। इसी तरह आप देखोगे कि जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो देन वेक्टर क्वांटिटी रिमेन्स सेम बट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन चेंज। तो बच्चों ये हो गया आपका सिंपल। अब हम तीसरा केस पढ़ेंगे, थर्ड केस स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में। देखो बच्चों अब हमारा थर्ड केस आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। ये मतलब अब हम वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कराना हो वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो केस आएंगे। तो वो दो केस आप पढ़ लीजिए। इसके मैं लिख लेता हूं यहां पर कि वेक्टर को वेक्टर से, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कराने के दो तरीके हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इनको बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। कि इसमें अब ये दोनों क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराने के ये दो तरीके हैं। अब बच्चों कि अब हम पढ़ेंगे कि ये कब लगेगा, ये कब लगेगा। तो आपने याद रखना है कि इसका जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम बच्चों स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए डॉट बी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी के लिए लगता है और ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगेगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी है आपकी वर्क, आपको वर्क निकालना है तो वर्क जो है वो फोर्स इंटू फोर्स मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी हो, फिर आप बच्चों डॉट प्रोडक्ट लगाओगे। ऐसे इसमें एफ डॉट ऐसा आएगा। जैसे पावर देखिए, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो इस मेरे पास एक पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है। अब मुझे पूछेगा कि मैं डॉट लगाऊं या क्रॉस लगाऊं, तो आपको पता है कि फोर्स मल्टीपल वेलोसिटी पावर मिलती है, और पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर डॉट लगेगा। जैसे फ्लास्क होता है, जैसे फ्लास्क होता है फाइव, वो होता है जैसे डिफरेंट किस्म के फ्लास्क, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लास्क का तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो अब आपने देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद क्वांटिटी अगर स्केलर आती है तो आपको डॉट लगाना है। अब बच्चों वेक्टर का समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको टॉर्क निकालना है, जैसे टॉर्क, तो टॉर्क बच्चों हम टो से नोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे प्रोडक्ट कराना है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। तो बच्चों आर डॉट अगर मैं एफ निकालूंगा तो फिर जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आर क्रॉस एफ करूंगा तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसीलिए यहां पर अगर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क के वेक्टर क्वांटिटी, उसको क्रॉस प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता है, वो आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्रॉस करूंगा तभी एक क्वांटिटी आएगी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जैसे v वेलोसिटी होता है आर क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस पोजीशन वेक्टर मल्टीपल एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों आपको एक सिंपल सा लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा कि इसको अगर आपको स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी निकालनी है तो आपको डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो स्केलर क्वांटिटी आंसर आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वेक्टर क्वांटिटी आंसर आएगा। तो अब मैं आपको समझाया कि कभी आपको फिजिक्स में टॉर्क निकालना पड़ेगा, कभी एंगुलर मोमेंटम, कभी वर्क, कभी पावर। तो आपको अगर यही नहीं पता कि डॉट निकालना है या क्रॉस निकालना है तो फिर आप कभी फिजिक्स नहीं समझ पाओगे। तो इतनी इंट्रोडक्शन काफी है। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि ये एफ डॉट एस कैसे निकाला जाता है, फिर आर क्रॉस एफ कैसे निकाला जाता है, तब आप कोई भी क्वेश्चन हल कर पाओगे। आपको टॉर्क पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना आना चाहिए। तो बच्चों अब हम इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, ये होते क्या हैं। आप देखिए, अब मैं इसको यहां से इसको रब कर देते हैं। अब आपको आइडिया तो लग ही गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी के लगेगा। अब बच्चों मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, जैसे ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और उनके बीच में मान लीजिए एंगल जो है वो थीटा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ऐसे इनको जोड़ना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल जोड़नी है, फिर उनके बीच में आपको एंगल देखना है, एंगल कितना है, तब जाकर ये डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। तो बच्चों कि अब देखिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों ये जो थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल होता है, ये हमें कौन सा एंगल लेना है। देखो आप ध्यान दो, ए और बी के बीच में ये एंगल भी है और ये एंगल भी है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होता है कि हम सर ये वाला एंगल लेना, ये वाला एंगल। तो बच्चों आपने देखना है कि इन दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन सा है, बस ये याद रखना है। थीटा कौन सा लेना है, थीटा आपको लेना है स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आप बात याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो घड़े घड़े। तो ये अब जो ये हो गया मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपको डॉट प्रोडक्ट सारी ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक चीज आपने देखी। अब
क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं ऐसे भी ले सकता हूं, मॉड ए का मतलब कि मैग्नीट्यूड लिखिए सिर्फ, मॉड बी का मतलब मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। अब बच्चों इसको मैं आगे ऐसे भी ले सकता हूं, आप देखिए इसी इक्वेशन को मैं दो केस में ले सकता हूं। पहले लिखूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ये बी कॉस थीटा क्या होगा। बच्चों आप देखिए इसकी डायग्राम बनाते हैं, हम इसको इसी डॉट डॉट पे ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। अब आपको पता है कि वेक्टर का रिजोल्यूशन पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस बी वेक्टर के एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ ए की डायरेक्शन में, वो कितना होगा बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ये, इसको बोलेंगे हम बी साइन थीटा। अगर बच्चों में इसको ऐसे लिखूं कि इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर अगर लिखूं, मान लीजिए ये थीटा है, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं ए से बी पर, तो ये जो चीज आएगी ये क्या आएगा, ये आएगा ए का कंपोनेंट इस एक्सिस पर, वो आएगा ए कॉस थीटा। तो आप कोई भी केस ले सकते हो। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो आप डिटेल इसको सिंपल लिख लेते हैं कि मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज ए हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी कॉस थीटा क्या हुआ, बी कॉस थीटा हुआ कि कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर की प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो आप डॉट प्रोडक्ट पहले हमने लिखा कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या लिखी, पहले हमने लिखा डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन ये आप इसी चीज को ऐसे भी ले सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जैसा आपको अच्छा लगता है। अब बच्चों इसी चीज को मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि ए बी कॉस थीटा को मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि बी लिखूं और फिर ए कॉस थीटा लिखूं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ ए, व्हाट इज ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए की बी की डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन है। तो आप ये और ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी सबसे पहले देखिए कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो ये कॉमोटेटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब इट ओबेज कॉमोटेटिव लॉ। कॉमोटेटिव लॉ को जो ओबे करता है, कॉमोटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर मैं ए डॉट बी निकालूं या बी डॉट ए निकालूं, तो अगर आंसर सेम हो तो समझ लो कि इसको कॉमोटेटिव बोलते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि ए डॉट बी का ए डॉट बी निकालो तब भी आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा, चाहे बी डॉट ए निकालो तब भी आंसर आएगा बी ए कॉस थीटा, मतलब कि ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा एक ही मतलब है।
तो आप चाहे अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा है, चाहे ए डॉट बी निकालो, बी डॉट ए निकालो, आंसर सेम आएगा। तो इट इज ए कॉमोटेटिव लॉ, इट ओबेज कॉमोटेटिव लॉ, ऐसे लिख सकते हो। अब बच्चों ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मान लीजिए पैरेलल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, इनमें थीटा बच्चों बन जाएगा 0 डिग्री। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसका होगा, ए बी cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो आ जाएगा ए बी के बराबर। कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। थर्ड देखिए कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल हो, मतलब कि एक इधर जा रहा हो ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर जा रहा हो, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें एंगल आपका 180 डिग्री होता है। तो इसका बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ए बी cos कितना है 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है -1, तो आएगा -AB, ये आंसर। अब बच्चों फोर्थ आप देखिए कि मान लीजिए अगर आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये मैं ऐसे केस ले रहा हूं, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, आप 30 लीजिए, 60 लीजिए, ये आपकी कॉमन मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल जो ज्यादा यूज होती है। परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, तो आंसर आ जाएगा 0। अब बच्चों आपने इसको ऐसे भी याद रखना है कि आपने क्या सीखा, देखो इसके दोनों हिस्से याद रखने के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो आपको ये याद रखना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा, और इसका रिवर्स भी याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों परपेंडिकुलर, दोनों चीजें याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे। अगर मैंने बोला कि ए डॉट भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अगर ए डॉट भी नेगेटिव हो मतलब कि वो दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। तो ये बच्चों आपको चीजें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में आपको इजी हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, अच्छा अभी आप फोर्थ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, कि अभी हमने देखा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल आपका 90 होता है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब बच्चों हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे जो आपको ज्यादा यूज होगा प्रोडक्ट करने में। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ये मतलब मान लीजिए इस एक्सिस में होता है आई कैप यूनिट वेक्टर, इसमें होता है जे कैप यूनिट वेक्टर, इसमें होता है के कैप यूनिट वेक्टर। अब बच्चों एक चीज याद रखना कि आई जे के ये सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मैं बोलूंगा आई और जे में कितना एंगल आपको याद रखना 90 डिग्री का, जे और आई में कितना है 90 डिग्री, आई और के में कितना है 90 डिग्री, जे और के में कितना है 90 डिग्री, ये याद रखना। तो अब मैं बोलूं कि आप बताइए आई डॉट जे कितना होगा, तो आपको बच्चों क्या लिखना है, पहले मॉड ऑफ ए, एक में करवा देता हूं, मॉड ऑफ बी और कास ऑफ, अब आपको याद रखना आई जे जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, जो भी होंगे दो यूनिट वेक्टर आपस में, तो 90 डिग्री आएगा। तो इसका देखिए आंसर मॉड ऑफ आई तो 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, लेकिन cos 90 0 होता है, तो 0 आंसर। तो कहने का मतलब है कि आपको जब भी आएगा आई के साथ जे, आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो, चाहे के डॉट आई हो, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बच्चों 0 आएगा। जी आप याद रख लो, रीजन मैंने आपको समझा दिया क्यों 0 आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आना चाहिए। अब मान लो बच्चों
कि आपको बोलता है कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कीजिए। फिर बताओ मुझे, आप आई और आई दोनों, अगर एक आई इधर है तो दूसरा आई भी एक्स पर होगा, तो इसके बीच में जो एंगल आ जाएगा वो बच्चों कितना होगा, cos 0 डिग्री। तो ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, आई आई आपस में पैरेलल है, जे जे आपस में पैरेलल है। इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1, तो आंसर 1। मतलब कि अगर सिंपल लिखो आई डॉट आई, सिर्फ जे डॉट जे या के डॉट के, इनका आंसर 1 होगा क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर है। लेकिन अगर आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, उनका आंसर 0 होगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो आओ अब आपके थोड़े से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए बच्चों आपको बोलता है कि एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि ए वेक्टर मान लीजिए आपको दिया उसने 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो आपको पूछता है कि सबसे पहले आप निकालिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा। तो बच्चों आपको मैंने सिखाया कि ए डॉट बी का कैसे करना है। पहले आप देखिए ए की वैल्यू लिखिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये हो गया। ए की जगह लिखिए ए वाली वैल्यू, बी की जगह लिखिए बी की टर्म बी 3i प्लस 2j माइनस 5k। अब बच्चों अब आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको मैथ आता है, जैसे 2 को आप इससे करोगे 2i डॉट 3i, 2i डॉट 2j, 2i डॉट 5k, इसी तरह 3j डॉट 3i, 3j डॉट 2j। बच्चों लेकिन आपको इतना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया कि आई डॉट आई ही 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है। लेकिन आई को आप किसी और से करोगे, आई डॉट जे करोगे आंसर 0 आएगा, आई डॉट के करोगे आंसर 0 आएगा। इसलिए बच्चों आपको इसमें ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ, क्योंकि बाकी सभी 0 होंगे। अब देखिए 2i डॉट 3i, तो 2 3 का 6 और i डॉट i कितना होता है 1, तो 6 मल्टीपल 1 होगा, समझो i खत्म हो जाएगा। इसमें बच्चों आपको याद रखना है कि 3 माइनस 3 डॉट 2j हो गया माइनस 6, क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हमने सीधा कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना, सिंपल बात यह है कि कोफिशिएंट्स हो जाए 4 मल्टीपल माइनस 5 माइनस 20, ये याद रखना आपको स्कीम। अब देखिए यहाँ पर 6 माइनस 0 हो जाएगा तो माइनस 20 आंसर आ जाएगा, ये ऐसे याद रखना आपको। ए डॉट बी जो है वो माइनस 20 है। तो होप्स आपको बच्चों समझ आ गया होगा ये बात कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा आपने कुछ नहीं करना है, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, के के कोफिशिएंट को के के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं करना आपको। अब एक बार तो सिंपल आता है कि आप ए डॉट बी निकालिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए आपको पूछा, दूसरा आपको हो सकता है पूछे कि फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल पूछ सकता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल के लिए जब आपको पूछेगा बच्चों फिर आपको यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि ए डॉट बी होता है किसके बराबर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से बच्चों आपको फिर ये वाला कॉस थीटा यहां पर निकालना पड़ेगा, वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी वेक्टर। अब बच्चों ए डॉट बी तो आपने पहले निकाल दिया है, ए डॉट बी का आंसर वो आपको पता है कि माइनस 20 है। अब बच्चा आपको निकालना क्या है कि मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए आपको बच्चों मैंने सिखाया हुआ कि मॉड कैसे निकालते हैं,
याद आपको मॉड? देखिए जब आपको मॉड निकालना था वेक्टर का पहला लेसन, तो रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा 4 + 9 + 16, जो बनेगा √29। इसका बच्चों आप निकालिए, मॉड बी कितना आएगा, इसका आई का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर जे का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25 और 29 और 9 √38, तो मॉड आ जाएगा √29 और √38, ये आंसर आएगा। तो जो भी आप अगर मान लीजिए कुछ थीटा आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही पता चलेगा, अगर कुछ सिंपल वैल्यू आती है तो आप यहां पर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये आपको समझ आ चुका होगा कि डॉट प्रोडक्ट सिंपल कैसे निकालते हैं। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली डॉट प्रोडक्ट अगर कोई पूछता है, देखिए कैसे पूछेगा। मान लीजिए आपको पूछता है कि ये ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो मान लीजिए 2I + 3J न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये बॉडी जब यहां से यहां चलती है तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कवर किया, या कहीं भी डिस्प्लेसमेंट इसका दे देता वो कुछ कि 2I - 3J सपोज कीजिए, तो आपको बोलते हैं कि वर्क डन निकालिए। तो बच्चों वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन आपका, मैंने वो पहले डेफिनेशन दिया, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लिखिए आएगा 2I + 3J डॉट प्रोडक्ट 2I - 3J। अब डॉट कीजिए, I के साथ I को 2 का 4 और इसका J को J के साथ 3 का 9, तो -5 जूल वर्क होगा। ये हो गया इसका कि आपको प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोलता है कि ये एक ए वेक्टर है, मान लीजिए आपको बोलता है कि 2I + λJ, और बी वेक्टर आपको बोलता है मान लीजिए 3I - 2J, तो वो आपको बोलता है यहां पर क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू निकालो व्हेन ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ये आपको उसने गिवन दिया हुआ है। तो बच्चों तभी मैं आपको प्रॉपर्टी में बोल रहा था कि अब ए वेक्टर जब बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो आपको क्या मैंने बताया कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना होता है 0, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये हमें गिवन दिया है, ये मुझे सोचना था। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ए डॉट बी कितना आएगा आंसर 2 3 का 6 लैम्डा × 2 का -2 लैम्डा = 0 हो जाएगा। 6 आ जाएगा 2 लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा 6/2 = 3। एक तो इस तरह का भी प्रॉब्लम बन सकती है आपके पास, कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिवन आपको दे देगा कि ये परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू निकालिए, या सिंपल या एंगल, बस यही कुछ आपका कम से कम आपको 11 तक आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ए डॉट बी + सी अगर है मेरे पास, तो मैं कैसे लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर + ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है इस तरीके का। अब एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जिसमें स्टेटमेंट वाला होगा कि इफ ए कार इज मूविंग with velocity of 5 meters per second
along x-axis and if a car is moving with a velocity इसकी दी है 5 मीटर पर सेकंड along x-axis and force acting on it along y-axis is 10 Newton. तो find the पावर आपको पूछता है। तो बच्चों इस वक्त आपको पहले इसको आपको कुछ भी नहीं दिया, अब आपको खुद ही बनाना है कि वेलोसिटी का वेक्टर बनाना है। बच्चों ये कहां पर जा रहा है, वेलोसिटी कहां पर, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन देता है, आई का है, तो ये मुझे खुद सोचना था। फोर्स जो है वो कहां लग रही है, वाई एक्सिस में 10 न्यूटन, तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे वेक्टर। अब मुझे पावर निकालनी है, पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स डॉट वेलोसिटी निकालिए, फोर्स आपकी है 5i डॉट 10j। तो बच्चों i डॉट j कितना होता है, 0। कौन सा 0, फोर्स 0 होगी। अब आपको पूछता है कि कितना वर्क डन किया इस फोर्स ने, वर्क डन बाय द फोर्स। तो बच्चों जब पावर ही 0 होगी तो पावर देखिए, पावर किसका होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, विच इंप्लाई वर्क डन भी 0 होगा। तो आगे तो चलो फिर आपको वो समझ आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे करें, लेकिन पहले ए डॉट बी निकालना कैसे था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब समझ आता है आगे क्वेश्चन हमारे पास काफी हैं, आप डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन पहले उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीजें। और बच्चों अब हम कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट का समझ लेते हैं क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है, जैसे ए क्रॉस बी इसको लिखते हैं तो ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनके बीच में वही साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा। ये यूनिट वेक्टर इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी होती है, तभी ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगता है, तो उसकी डायरेक्शन ये वाला वेक्टर बताता है। अब मान लीजिए बच्चों कि ये आपके पास कोई प्लेन है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड मेरा प्लेन है, इधर आपके दो वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मान लो इनके बीच में ए से बी के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा है, तब ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के द्वारा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक सी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो उस वेक्टर के बराबर होगा जिस वेक्टर का जो वेक्टर होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर आपको ए क्रॉस बी नहीं लिखना तो आप ए क्रॉस बी की जगह सी वेक्टर लिख सकते हो, सी वेक्टर होगा इसी के बराबर ही। लेकिन अगर आपको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है तो वो आप ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप रहने दो, लेकिन सिंपल भी आप लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का। अब क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए लगता है, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी होगी। तो मैं इसको हटा देता हूं ऐसे कंफ्यूजन के लिए कि अब इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये है। अब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला वेक्टर बताएगा, एन कैप। जिस तरफ एन कैप की डायरेक्शन होगी उसी तरफ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है
हमें कैसे पता चले कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ है? तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना कि आपने राइट हैंड लेना, राइट हैंड, ये याद रखना, राइट हैंड। तो राइट हैंड की आपको एक अंगूठा है, ये अंगूठा है और ये फिंगर्स है। अब आपने क्या करना है कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपने ए से लेकर बी की तरफ आपकी फिंगर्स टर्न करनी है, ए से बी। आपको याद रखना है, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करूंगा ये हो गया बी से ए। अगर मैं ऐसे करता हूं तो फिंगर्स को टर्न करना है ए से बी। तो फिर अंगूठे को देखना कि अंगूठा किस तरफ जाता है। तो देखो अगर मैं ए से बी करता हूं ऐसे, तो अंगूठा कहां आया? बाहर की तरफ। अगर मैं बी से ए करता हूं, अंगूठा कहां आएगा? अंदर की तरफ। मतलब अगर ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में अगर ये ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ए क्रॉस बी कहां आ रहा है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां होगी? अंदर की तरफ। तो बच्चों मैं क्या कर लेता हूं यहां पर कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मैं बाहर का मैं ऐसे डाल लेता हूं, ये समझ लेना कि ये मतलब हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो मैंने बोला ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, अब बाहर तो मैं 3D वाला बना नहीं सकता, लेकिन समझिए ये मतलब कि बाहर की तरफ हो, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब मुझे अगर बी क्रॉस ए पूछना हो, बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो इसी का बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा? वो अंदर की तरफ आएगा, तो उसकी डायरेक्शन आएगी नीचे। तो बहुत सिंपल है जी। तो अब बच्चों यहां से एक चीज क्लियर होगी कि इसकी मैं जब प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा तो मुझे ये समझ आ गया कि ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। जैसा आपका डॉट रहेगा, क्योंकि फर्क सिर्फ आपका, देखिए फर्क सिर्फ आपका डायरेक्शन में आएगा। बाकी ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जैसे इसका आंसर 5 आता है, इसका भी आंसर 5 आएगा, लेकिन आंसर में फर्क क्या होगा? माइनस साइन का सिर्फ। तो डायरेक्शन का सिर्फ खेल है। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आपको बार बार डायरेक्शन निकालना आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लेसन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेसन करोगे, तो डायरेक्शन के लिए आपको लगा रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ए क्रॉस बी जो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आएगा। और ये डायरेक्शन मैंने आपको समझा दिया कि आपको जो भी डायरेक्शन निकालनी है, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ फिंगर को टर्न करना है, ये याद रखना, ये चीज बस याद रखनी। बाकी बच्चों जैसे मान लीजिए इसका मतलब इट डज नॉट ओबेज, कौन सा था? इट डज नॉट ओबे कॉमटेटिव था, उसमें क्या था? इट ओबेज कॉमटेटिव था। अब इसमें देखिए इफ ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर की, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल होगा थीटा आपका 0 डिग्री आ जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आपने देखा डॉट प्रोडक्ट में जो था ए डॉट बी जो था वो 0 नहीं था, इसमें उल्टा चल रहा है। अब जैसे देखिए कि वही आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाइए, अगर आई डॉट जे वाले, आई जे के, तो आपने क्या देखा कि मैं अगर बोलूंगा आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ये वही हो गया। तो आई क्रॉस ए पैरेलल हो गए, पैरेलल में एंगल कितना होगा? 0, आंसर 0 आएगा। इसका उल्टा हो गया आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, जो आंसर होगा वो 0 होगा। ध्यान रखना आपने। थर्ड, अगर आपके दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बच्चों आपका आ जाएगा 90 डिग्री। उस वक्त आपका ए क्रॉस बी होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी, और साथ में यूनिट वेक्टर बच जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1। अब इसका मतलब है कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे में एंगल क्या होगा? आई क्रॉस जे में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब इसमें आएगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और एन क्या है?
अब देखिए एन क्या क्या मैंने आपको बताया, ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, अभी आपने सीख लिया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होती है, एक ही चीज आपको समझ आएगी इसकी डायरेक्शन निकालनी कैसे है। दूसरी बच्चों आप याद रखिए कि ए क्रॉस बी जो होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी पड़े होंगे। और इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है। इसमें कितने प्लेन बने, एक बना ये प्लेन जिसमें आई और जे, प्लेन होता है 2 डायमेंशन फिगर, ये आई और जे का एक प्लेन है, आई और के का एक प्लेन है, जी और के का एक प्लेन है। अब देखिए आई क्रॉस जे की डायरेक्शन कौन बताएगा। अब देखिए आई क्रॉस जे किस प्लेन में है, किस प्लेन में है, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वो कौन है, ये, इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन है, ये है। इसीलिए आपको आई क्रॉस जे जो होगा उसका जो डायरेक्शन बताएगा वो कौन बताएगा, के वेक्टर। उसका आ जाएगा आंसर एन कैप की जगह के यूनिट वेक्टर। इसका जो आंसर आएगा मॉड ऑफ I1 मॉड ऑफ J1 और के कैप। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी मैंने बताया कि आई क्रॉस जे अगर के वेक्टर के बराबर है तो अगर आपको इसका उल्टा ले ले कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो जे क्रॉस आई जो है वो हो जाएगा माइनस के। ये आपको चेंज याद रखना है कि ऐसे याद रखिए, इस तरह चलना आपने। एंटी क्लॉक में चलोगे तो पॉजिटिव आंसर आएंगे, क्लॉक में चलोगे तो नेगेटिव। देखो मैं आपको इसको बता देता हूं कि ये आपके पास आई है, ये मान लीजिए जे है, ये के है। आपको याद कैसे करना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे बराबर जो बचेगा, क्योंकि यही वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला वेक्टर आई आ जाएगा। तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला वेक्टर जे आ जाएगा। अब इसका रिवर्स लो कि आई क्रॉस जे आपको याद रखना है, तो जे क्रॉस आई क्या बोला हमने, ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। उसकी अगर आई क्रॉस जे की डायरेक्शन जे है तो जे क्रॉस के आई की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। के अगर आई क्रॉस जे की डायरेक्शन जे है तो जे क्रॉस आई की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, अपोजिट नेगेटिव के की तरफ, नेगेटिव के। इसी तरह के क्रॉस आई, के क्रॉस जे लिखोगे माइनस आई आ जाएगा, आई क्रॉस के लिखोगे तो माइनस जे आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमें याद रखना, हमें सीधा सर्कल याद रखना है कि आई क्रॉस जे के के बराबर होता है। अगर उल्टा आ जाए जे क्रॉस आई तो फिर माइनस। तो आप एक चीज याद रखिए कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ऐसे याद। तो अब बच्चों देखिए कि इसकी हम कुछ आपको प्रॉब्लम्स करके बताते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये कैसे करना है। बच्चों ये मल्टीप्लाई जब आपको आ जाएगी समझ लो कि आपको वेक्टर का पूरा अलजेब्रा क्लियर हो गया। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसको ए वेक्टर आपको बोला जाता है आई माइनस 2j प्लस 3j, तो बी वेक्टर आपको बोलता है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो आपको पूछता है कि फाइंड, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उस तरह नहीं है जैसे जितना सिंपल। सबसे पहले इसमें जो बच्चा गलती करता है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर क्या करता है कि बी को ऊपर लिख देता है, ए को नीचे लिख देता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए क्रॉस बी का मतलब कि आपको कैसे, पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाना, मतलब कि या क्रॉस में मैथ में ये आपको 2 वर्टिकल लाइन खड़ी कर देनी है, मतलब ए क्रॉस बी ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखिए आई जे के, ये रो बन गया आपकी आई जे के। सबसे पहले आपने ये लिखना है। अब अगर यहाँ पर पहले ए है तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखने हैं, मतलब ए के आई का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या कोफिशिएंट है जे का -2, इसका के का कितना है 3।
अब बी बचा, बी के कोएफिशिएंट -2 1 अब बच्चों आपने ये नहीं ध्यान देना कि अगर कई बार क्या करता है बी वो क्वेश्चन में ऊपर लिख लेता है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहला ये लिखना है तो पहले ये कोएफिशिएंट भर आते हैं। सभी नहीं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बच्चे ऐसी गलती करते हैं। अगर कोई बच्चा, कई बच्चों का मैथ बड़ा वीक होता है तो आपने ये सोचना है कि आपको ए क्लास बी पूछा है तो ए वाले ऊपर बी वाले नीचे। अगर बी क्लास से पूछता पहले बी के कोएफिशिएंट ऊपर नीचे ए। अब जो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है कि पहले आप ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ से 3 रो बन गए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनों को रो बोलते हैं और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम को। 3 कॉलम बन गए। सबसे पहले आप आई रखिए, आई को रखो यहाँ पे। अब इसके बाद चलो मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में पहले आई रखा आपने, तो आई की हॉरिजॉन्टल लाइन और आई की वर्टिकल लाइन कैंसिल कर दो, बाकी जो बचेगा वो डिटरमिनेंट में ले लो। क्या बचा बाकी -2 3 1 इसको बच्चों प्लस से रखना है, इसको माइनस इसको प्लस। अब देखो जी आया ना तो देखो -0, ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसको -j लेना है। अब जे लिया, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इसकी कट जाएगी, बाकी का बचेगा 1 3 -2 -2 1 3 -2 अब के की लाइन डालिए, ये आ गया के देखो ये तो कटेगी चाहे आई जे के लो, ये तो कट जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ये कट जाएगी। क्या बचेगा 1 -2 ये आ गया आपका। बच्चे ये लिखने के बाद आप इजी हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें तो मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीपल -2 4, जब इधर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस होगी। देखो ये मल्टीप्लाई माइनस लगाने के बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 3 का माइनस, ये मल्टीपल कितना हो गया -2, फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करना, -2 मल्टीपल 3 -6, तो -6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये वेक्टर इधर मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, -2 into -2 प्लस 4, क्या आएगा I1 आ जाएगा माइनस जे, 6 में से 2 निकाले 4 और के 1 -3 4 -3, इसका आएगा -3। इस तरह बच्चों आपको लिख दो 1i -4j -3, इस तरह ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। और आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी में आपके आई जे के साथ थे, लेकिन ए डॉट बी में आपको सिर्फ नंबर आया था, जब 1 या 2 तो वो स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि इसके साथ आई जे के है, आई जे के मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं, इसलिए ए क्रॉस बी प्रैक्टिकली प्रूव कर दीजिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो उसी तरह अगर आपको पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड आप जो निकाल सकते हो कि आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, के का कोएफिशिएंट 9, कितना बचेगा √26। ये देखिए। अब बच्चों को ध्यान रखना कि मान लीजिए कि अगर जो आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो उसकी एक साइड ए वेक्टर से दी है, बी साइड बी वेक्टर से दी है, तो आपको पूछता है कि पैरेललोग्राम अगर मैं ये कंप्लीट करता हूं ये, तो ए वेक्टर अगर ये ए वेक्टर मैंने इस साइड के साथ लगाया, बी वेक्टर मैंने इस साइड से लगाया, तो मुझे बोलता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो बच्चों आपको याद रखना कि आपको पहले मॉड ए क्रॉस बी निकालना है। मॉड ए क्रॉस बी जो आएगा आंसर, जैसे इसका आंसर √26 आया, तो सब लोग एरिया पैरेललोग्राम जो होगा वो √26 होगा। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर याद रखना। फिर आपको कई बार वो बोलता है कि ये दोनों साइडें रिप्रेजेंट कर दी है जी हमने पैरेललोग्राम की साइड से, तो बोलो उसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो आपने समझो पहले ए क्रॉस बी निकाला, उसका मॉड निकाला, उसी मॉड को बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कल आपको बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो,
तो बच्चों देखो पैरेललोग्राम को मैं आधा करूं तो ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम बनी है दो ट्रायंगल से, एक ये ट्रायंगल और दूसरी ये ट्रायंगल, साइडें तो सेम ही है, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा इसका आधा 1/2 ये बन जाएगा ट्रायंगल। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। कल आपको पूछता है न्यूमेरिकल में पूछता है कि नहीं जी आप एंगल निकालो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो फिर बच्चों वही हिसाब, इस केस में क्या करना आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला ए मॉड ऑफ ए साइन थीटा, तो आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो ना, साइन थीटा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए क्रॉस बी तो आपने निकाल दिया, ये मैग्नीट्यूड ए का निकाल दो, मॉड ए का निकालो, मॉड बी का निकालो, उसको नीचे पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। चलो एक और प्रॉब्लम कर देते हैं आपको। मान लो कि आपको बोलते हैं फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क इफ फोर्स आपको देता है 2y + 3j और पोजीशन वेक्टर देता है आपको 2y + 3k, थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन, तो आपको टार्क पूछते हैं। जो सबसे पहले आपको कहेंगे टार्क लिखना आना चाहिए, वेक्टर बारे में टार्क होता है आर वेक्टर क्रॉस है, ये याद रखना पड़ेगा, तो रोटेशन वाला ऐसा है तब पता चलेगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि टार्क होता है आर क्रॉस है। अब गलती से बच्चा एफ क्रॉस आर लिख देगा तो फिर वो आंसर उल्टा आ जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एग्जैक्ट लिखना है, ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए निकालना है। तो बाकी बच्चों आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो बहुत सिंपल ही है, आप आर क्रॉस एफ मतलब कि पहले आप लिखिए आई जे के, पहले आर के कोएफिशिएंट लिखिए, आर के कोएफिशिएंट लिखिए, आई का कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे जे नहीं है ना, अगर जे नहीं है तो जे का 0 आएगा, के आ जाएगा 3, एफ का देखिए, एफ का आई कितना है 2, जे कितना है 3, इधर देखिए के नहीं है, के नहीं है तो 0 लिखिए। अब ये नहीं सोचना कि सारा ही वहां लिखा होगा आई जे के, कुछ मिस भी कर देता है वो आपको। अब जब उसी तरह सॉल्व कीजिए, आई अब डायरेक्ट करूंगा, ये आई ये लाइन और ये लाइन कट जाएगी 0, तो इधर -3 करना है, फिर ये जे की तरह माइनस लगाना है, अब ये लाइन कट जाएगी 0 2 का 0 -2 3 का 6, फिर केवल लाइन कट जाएगी, ये कट जाएगी लाइन 3 2 का 6 माइनस इधर का 0, अब देखिए -9 तो माइनस प्लस हो जाएगा 6j + 6k, ये बच्चों बना टार्क। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब टार्क के 3 कंपोनेंट बने, इसका मतलब है कि टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टार्क का जो x एक्सिस में और y एक्सिस में और z एक्सिस में टार्क का क्या क्या कंपोनेंट होगा, मतलब x एक्सिस में टार्क की वैल्यू 9 है, y एक्सिस में 6 है और z एक्सिस में 6, ये इसका मीनिंग होगा टार्क का। अब आपको बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड मतलब इन सभी का रिजल्ट निकालो ऐड करके, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, टार्क का मैग्नीट्यूड मॉड निकालना है, √i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं और ये कहाँ पर यूज होते हैं, क्योंकि जिसको डॉट क्रॉसिंग में आएगा तो उसको फिजिक्स में बार बार प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बार बार आएगी टार्क एंगुलर मोमेंटम क्रॉस निकाले डॉट निकाले। तो बच्चे डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार बच्चे बड़े डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन होती है। डायरेक्शन देखिए मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले ए क्रॉस बी जो होगा इनको देखिए कि किस प्लेन में, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो
ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये तो सिंपल है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये भाई ये आपका कंपोनेंट ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में है, बी जो है वो वाई एक्सिस में, तो मुझे इनके बीच में एंगल तो आगे 90 डिग्री का है, तो मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, ए क्रॉस बी कैसे निकालें, ए से बी की तरफ आप करिए अंगूठा, और जिस तरफ अंगूठा आएगा बाहर की तरफ वो आएगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो तीसरी एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस, वो जेड एक्सिस की तरफ आएगा। अब मान लो देखो ऐसे मैंने किया, इधर आया, अब ये जो जेड एक्सिस होती है वो इधर ही होती है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन पिक्चर होती है ना, तो ये ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है इसमें मैं सिर्फ 2 ही एक्सिस ड्रा कर सकता हूँ। तीसरी जो एक्सिस होगी वो यहाँ तो इधर होगी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तभी 3D बनेगा। अब ए क्रॉस बी निकालो तो इधर आता है, बी क्रॉस ए निकालो तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन निकाला जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ए क्रॉस बी जो हो बी क्रॉस ए पे लागू नहीं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपको वो बोलता है कि मैग्नेटिक फोर्स का आपको प्रॉब्लम बताता हूं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है बच्चों, मान लीजिए कि ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, मान लीजिए ऐसे है, और आपको बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कितनी है, 2i है, मतलब किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैं बताता हूं कि ईस्ट की तरफ, सपोज कीजिए ईस्ट की तरफ मतलब di, और जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, मान लीजिए वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वेलोसिटी 2j से, तो मुझे बोलता है कि जो इनके ऊपर फोर्स पड़ेगी, तो चार्ज जो है मान लीजिए चार्ज है 1 कूलम का, तो इसके ऊपर आप जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर फोर्स डालेगी, तो वो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको, कि चार्ज पार्टिकल 1 कूलम इज मूविंग इन a magnetic field b 2i which is directed along east axis, and this charge particle is moving with a velocity of 2 meter per second along north direction। तो ना तभी j लिख दिया, इसमें सुनाई लिख दिया, चार्ज दिया। अब इसके जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स पड़ती है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बच्चों होता है F = QV क्रॉस B। ये तो कहने का मतलब है कि मुझे V क्रॉस B की डायरेक्शन बतानी है और मुझे V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी बताना है, मतलब फोर्स कितनी लगी। तो अब बच्चों सबसे पहले V क्रॉस B निकाल लेते हैं, V क्रॉस B, तो V कितना है 2i, B कितना है 2j, और B कितना है 2i। तो अब मुझे बताओ कि J क्रॉस I क्या होता है। हमने पढ़ा I क्रॉस J होता है K के बराबर, J क्रॉस I क्या होता है -K के बराबर। इसका मतलब कि 2 2 का 4 और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -K। तो -K की तरफ डायरेक्शन होगी बच्चों इसकी, मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो जो तीसरी एक्सिस होगी उसकी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगी, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन बच्चों आप देखिए, नेगेटिव डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन, जो इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी। अब देखिए फोर्स कितनी पड़ेगी, फोर्स आ गया आपका Q की वैल्यू कितनी है 1 इंटू इस पे लिखिए -4K, ये आएगी -4K फोर्स। अब -4K मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z एक्सिस होगी यहाँ पर, इधर होगी यहाँ पर पीछे होगी, इधर आ गई पॉजिटिव एक्सिस, इधर होगा k की डायरेक्शन पॉजिटिव, अंदर इधर होगा -K डायरेक्शन। चलो बच्चों आप लगाओ वही रूल आपका जो मैंने पढ़ाया आपको B क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी, तो B से B की तरफ उंगलियां घुमाई, ये देखिए B से B ऐसे, तो अंगूठा कहां जा रहा है अंदर की तरफ, इसका मतलब है कि जो फोर्स पड़ेगी इसके ऊपर वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड पड़ेगी, तो वो डायरेक्शन था। और ये पूरा आंसर एग्जैक्ट है, देखो नेगेटिव साइन भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि फोर्स होगी वो अंदर की तरफ पड़ेगी परपेंडिकुलर। तो होप्स बच्चों आपको ये
समझ आ चुका होगा इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है। कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको बोलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 5 है, मॉड ए वेक्टर कुछ दे देगा 2 है, मॉड चलो आपको बोलते हैं ए वेक्टर मॉड ए, सपोज कीजिए वो बोलता है 1, मॉड 2 बी बोलता है आपको 2, ए डॉट बी बोलता है आपको 1। सपोज कीजिए ये गिवन दिया, तो आपको पूछता क्या है कि फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी। मतलब अब वो क्वेश्चन खेल देगा, वो तो अलग लिखे हैं कि आपको डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन बनाएगा। तो बच्चों आपको ए क्रॉस बी निकालना, तो आपको पता है मॉड ए चाहिए, मॉड बी चाहिए और साइन ऑफ थीटा चाहिए। मॉड ए भी मुझे दिया है 1, मॉड बी भी दिया है 2, सिर्फ बच्चा साइन थीटा। साइन थीटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बच्चों यहां से देखिए कि मैं इधर से मुझे ये दिया तो इसका मतलब यहाँ कॉस का निकाल सकता हूँ। कॉस का किसका होता है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी कितना दिया 1, मॉड ए कितना है 1, मॉड बी कितना 2, 1/2। कितना कॉस 1/2 होता है, कॉस कितना कॉस 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा मुझे यहां निकल गया 60 डिग्री। थीटा के बारे में यहां कीजिए साइन 60 डिग्री, अगर 2 इंटू √3/2 ये कट जाएगा √3। और साथ में बच्चों इसकी डायरेक्शन अगर पूछता है तो वो डायरेक्शन अलग से आएगी। तो इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके साथ हमारा वेक्टर का जो था वो प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्शन करना, कंपोनेंट निकालना वो कंप्लीट होता है। फिर आगे जब हम लेसन पढ़ेंगे उनमें इनकी एप्लीकेशन पार्ट आएगा, वो आपको साथ साथ समझाते चलेंगे तो आपको इजीली समझ आता है। टिल देन जय हिंद जय भारत।